कल हमने कोलाइडों के बारे में अध्ययन प्रारंभ किया था। उसमें हमने कोलाइडों की परिभाषा देखी थी। उसमें हमने थॉमस ग्राहम के बारे में जाना था। उन्होंने बताया था कि पदार्थ जो होते हैं उन्हें जब एसपीएम से गुजारा जाता है तो वे पदार्थ जो एसपीएम से गुजर जाते हैं उन्हें क्रिस्टल आप कहा, और वे पदार्थ जो एसपीएम से या पारगम्य झिल्ली से नहीं गुजर पाते हैं उन्हें कोलाइड कहा। बाद में देखा गया कि कुछ पदार्थ थे जो विलायक में परिवर्तन करते ही उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता था। तो उस आधार पर फिर इस परिभाषा को निरस्त करके इसकी जगह नई परिभाषा बनाई गई और कोलाइडी कणों मतलब कणों के आकार के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण किया। उसके लिए हमने देखा था कि वास्तविक, कोलाइडी और निलंबन, तीन प्रकार के विलयन देखे थे। वास्तविक विलयन वे होते हैं जो 1 नैनोमीटर से आकार में जिनके कण छोटे हो। कोलाइडी विलयन वे होते हैं जिनमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य हो। और तीसरा हमने देखा था निलंबन वे विलयन होते हैं जिनमें कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक का पाया जाता है। इस प्रकार हमने इनका कल वो कणों के आधार पर इनकी परिभाषा देखी थी। अब हम देखेंगे कि ये जो कोलाइडी विलयन होते हैं इनमें कुछ प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। प्रावस्थाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक प्रावस्था होती है आंतरिक असतत या परिक्षिप्त प्रावस्था। आंतरिक असतत या परिक्षिप्त प्रावस्था। दूसरी हमने देखी थी बाह्य सतत या परिक्षेपण माध्यम। बाह्य या सतत अवस्था या परिक्षेपण माध्यम, इसे डिस्पर्जन फेज कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज, और उसको हम डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। डिस्पर्स्ड फेज यानी कि शॉर्ट में इसको हम डीपी बोलेंगे, और इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। शॉर्ट में इसको हम डीएम कहते हैं। तो ये 2 प्रावस्थाएं पाई जाती है, डीपी और डीएम। अब डीपी ये होती है कि जैसे वास्तविक विलयन में जो विलय होता है, वास्तविक विलयन में जो विलय होता है वही कोलाइडी विलयन में डीपी या परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाता है। वास्तविक विलयन में जो विलय होता है वही कोलाइडी विलयन में डीपी, डिस्पर्स फेज या परिक्षिप्त प्रावस्था के नाम से जाना जाता है। और वास्तविक विलयन में जो विलायक होता है उस विलायक को कोलाइडी विलयन में डीएम, डिस्पर्जन मीडियम या परिक्षेपण माध्यम के नाम से जाना जाता है। तो यहां से अगर हम परिभाषा देना चाहें, परिभाषा हम ये देंगे कि कोलाइडी विलयन में वह भाग जो कम मात्रा में उपस्थित हो, कम मात्रा में हो वह तो कहलाता है विलय या परिक्षिप्त प्रावस्था। और कोलाइडी विलयन में वह खंड या वह भाग या वह घटक जो अधिक मात्रा में हो, जैसे विलायक होता है, जो अधिक मात्रा में हो उसे डिस्पर्जन मीडियम, परिक्षेपण माध्यम या बाह्य या सतत प्रावस्था के नाम से जाना जाता है। जो डीपी होता है उसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं?
वास्तविक विलयन के विलय से, और जो डीएम होता है उसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं, वास्तविक विलयन के ये विलायक से। अब इसके बाद हम वर्गीकरण के आधार, अलग अलग आधारों पर वर्गीकरण देखेंगे, वो कैसे होते हैं देखिए। जैसे सबसे पहला आधार है डीपी व डीएम के मध्य आकर्षण के आधार पर। डीपी व डीएम के मध्य आकर्षण के आधार पर वर्गीकरण। डीपी व डीएम में आकर्षण के आधार पर कोलाइडों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले होते हैं द्रव स्नेही या जल स्नेही कोलाइड, और दूसरे होते हैं द्रव विरोधी या जल विरोधी कोलाइड। पहले द्रव स्नेही या जल स्नेही कोलाइड, दूसरे द्रव विरोधी या जल विरोधी कोलाइड। पहले हम द्रव स्नेहियों के बारे में बात करते हैं। वे कोलाइड, अब द्रव स्नेही, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें स्नेह होगा, यानी डीपी व डीएम के कणों के मध्य आकर्षण उपस्थित होगा। और दूसरे वाले में नाम से पता पड़ रहा है द्रव विरोधी, कहने का मतलब जो है इसमें डीपी व डीएम के कणों के मध्य किसी प्रकार का कोई स्नेह नहीं होगा, बल्कि उनके मध्य प्रतिकर्षण भी लग सकता है, आकर्षण नहीं होगा। उन्हें बनाने के लिए हमें अधिक बाह्य बल लगाना होगा, तरह तरह की भौतिक व रासायनिक विधियों का प्रयोग करना। तो सबसे पहले हम द्रव स्नेही के बारे में देखते हैं। वे कोलाइड विलयन जिनका निर्माण संपर्क डीपी व डीएम को संपर्क में लाने से, क्योंकि आकर्षण होता है उनके बीच में, तो डीपी और डीएम को सिर्फ संपर्क में लाने मात्र से या एक दूसरे में मिलाने मात्र से ही इन विलयनों का निर्माण हो जाता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। अगर इसमें डीएम के रूप में जल हो तो इस विलयन को जल स्नेही कोलाइड भी कहा जाता है। अब इनकी विशेषताएं देखें। ये कोलाइड जो है उत्क्रमणीय होते हैं। पहली विशेषता क्या होगी, ये कोलाइड कैसे होते हैं, उत्क्रमणीय। ठीक है, उत्क्रमणीय का मतलब है कि इन्हें अगर एक बार बनाने के बाद डीपी व डीएम को अलग अलग कर दिया, तो डीपी व डीएम को अलग अलग करके वापस संपर्क में लाते ही तुरंत कोलाइड विलयन का निर्माण हो जाएगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये कौन से किस प्रकृति के होते हैं, उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। सेकंड इनकी विशेषता है, इन कोलाइड विलयनों में कण निरावेशित होते हैं या इन पर अल्प आवेश होता है। अतः इनका जो स्कंदन है वो स्कंदन आसानी से नहीं होता है, क्योंकि या तो आवेश नहीं रहेगा या अति अल्प आवेश रहेगा। या तो आवेश रहेगा ही कणों पे, और रहा तो बहुत ही कम अल्प आवेश होगा, जिसकी वजह से इनका स्कंदन करना आसान नहीं होता। दूसरा, इनका स्कंदन नहीं होने का एक कारण ये भी है कि इनकी डीपी और डीएम इनकी जो होती है वो बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाती है। इतने अच्छे से मिक्स हो जाती है कि डीपी और डीएम जब अलग अलग नहीं होंगे या उनके कण एक दूसरे में पूरी तरह से मिक्स हो जाएंगे, तो मिक्स होने के कारण वे डीपी के जो कण होंगे वो खुले में नहीं मिलेंगे। खुले में नहीं मिलेंगे तो आप कितना इन पर विद्युत अपघट्य डाल दो, उन पर आवेश आना संभव नहीं होगा। इसलिए भी इनको स्कंदित करना संभव नहीं होता। अब सवाल ये उठता है कि स्कंदन क्या होता है। स्कंदन को अभी मोटे तौर पे ही देख लें, अभी मोटा मोटा समझ लें। बाकी की मेन बात ये है कि स्कंदन पे एक स्पेशल वीडियो बनेगा, उसे आप बाद में देख सकते हैं। तो स्कंदन का मतलब ये होता है कि जब इन पर किसी कारणवश आवेश आ जाता है तो विपरीत आवेश आकर के उनको निरावेशित करके और उनके आकार को इतना बड़ा कर देता है
कि सारे कोलाइड कण एक दूसरे से जुड़ जुड़ के कोलाइड अवस्था से निलंबन की अवस्था में चले जाते हैं, यानी वो पूरा का पूरा मिश्रण नीचे बैठ जाता है। तो इसी ये जो प्रक्रिया होती है इसे स्कंदन कहते हैं। तो इनका आसानी से स्कंदन संभव नहीं होता है। तीसरा, इन कोलाइडों में डीपी के कणों का डीएम में विसरण की प्रकृति उच्च होती है। डीपी के कणों का डीएम में विसरण सुगम होता है। भाई आकर्षण है तो आसानी से डीएम के कणों के बीच बीच में जहाँ जगह मिलेगी डीपी के कण डीएम के बीच बीच में घुस जाएंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, डीपी का डीएम में विसरण। तो क्योंकि आकर्षण है इसलिए विसरण क्या होता है, उनका सुगम हो जाता है। चौथा हम देखेंगे, इन कोलाइडी विलयनों में डीपी के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। डीपी को शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। ठीक है, छोटे कण होने के कारण। फिर इसके बाद इनका स्थायित्व स्वतः होता है, मतलब हमें स्थायित्व के लिए कोई चीज बाहर से मिलाने की जरूरत नहीं है, स्थायित्व स्वतः होता है। इसका एक कारण ये भी है कि इनमें डीपी के जो कण होते हैं डीएम के कणों के बीच में बहुत आराम से इंटरमिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं, विसरित हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, जब कण अलग अलग नहीं दिखाई देते तो उनका स्कंदन सुगमता पूर्वक नहीं हो पाता, इसलिए वो स्थायी रहते हैं। तो स्थायित्व स्वतः होता है का मतलब है हमें बाहर से कुछ मिलाने की जरूरत नहीं, स्थायित्व को बढ़ाने के लिए। वो चूंकि उनमें विसरित हो जाते हैं, डीएम के कणों में घुस जाते हैं, इसलिए उनका स्थायित्व स्वतः ही होता है। फिर अगला पॉइंट है, इनकी श्यानता डीएम से बहुत अधिक होती है। श्यानता डीएम से बहुत अधिक। गाढ़ापन जो है, डीएम तो क्या प्योर स्टेट थी, अब उसमें डीपी मिला दी, डीपी मिलाने से क्या होगा, गाढ़ापन बढ़ जाएगा। श्यानता डीएम से अधिक, तो गाढ़ापन बढ़ जाएगा तो श्यानता भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। फिर अगला पॉइंट है, टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते। जाहिर सी बात है, जब कण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं, आकार छोटा है, तो टिंडल प्रभाव दर्शा पाना संभव नहीं होगा। क्योंकि आकार छोटा है और डीपी के कण डीएम के अंदर घुसे हुए, इसलिए न तो पृष्ठ तनाव इतना अच्छा डाल सकते हैं, न तो पृष्ठ तनाव इतना अच्छा डाल सकते हैं, न ही वो टिंडल प्रभाव दर्शा सकते हैं, और न उनकी श्यानता भी क्या हो जाएगी, बीच बीच में छोटे छोटे कण उसमें घुस जाएंगे, तो श्यानता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। श्यानता बढ़ जाएगी, पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा और टिंडल प्रभाव क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये पॉइंट पे डाल देते हैं, पृष्ठ तनाव डीएम से कम होता है, पृष्ठ तनाव डीएम से कम होता है। इन तीनों का कारण यही है कि डीपी के जो कण, ये तीनों डीपी के जो कण हैं वो डीएम के अंदर अच्छी तरह से विसरित हो जाते हैं। विसरित होने की वजह से न तो पृष्ठ तनाव बढ़ा पाते हैं, न ही वो श्यानता को कम कर पाते हैं, और छोटे कण होने के कारण और बीच बीच में समाहित हो जाने के कारण, यानी विलयन में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देने के कारण वो टिंडल प्रभाव भी नहीं दर्शा